दोस्तों नमस्कार, मैं हूं पीएन चतुर्वेदी और न्यूज़ कवर में आपका स्वागत है। दोस्तों हम चर्चा करेंगे आज इस बात पे कि गाज़ा में क्या हालात हैं। आप सहमत होंगे कि 7 अक्टूबर 2023 को गाज़ा के हमास मिलिटेंट्स ने इज़राइल और गाज़ा की सीमावर्ती एरिया से जिन लोगों को इज़राइल के नागरिकों को मृत्यु के घाट उतार दिया था, उनको बंधक बना लिया था। उसको लेकर इज़राइल ने एक बहुत ही भीषण युद्ध इज़राइल ने छेड़ा है। और अब तक जो पैलेस्टाइन हेल्थ अथॉरिटी है उसके अनुसार लगभग 66,000 लोगों की मृत्यु हो चुकी है और करीब 1,67,000 लोग घायल हैं। तो ये बहुत बड़ी ह्यूमन ट्रेजेडी है। और यह भी कि अभी जो भोजन के हालात हैं, लोगों को भोजन नहीं मिल रहा है, इज़राइल भोजन मुहैया नहीं कराने दे रहा है। और भोजन देने के लिए, खाद्य पदार्थ देने के लिए जो स्टॉल्स लगे हैं वहाँ कई बार पिछले महीनों में ऐसा हुआ है कि इज़राइल ने गोलीबारी कर दी है, कई लोग मर गए हैं। खाना लेते समय लोगों को गोली खानी पड़ी हो, लोग मर गए हैं। कुल मिला कर गाज़ा में हालात बहुत ही बदतर हैं। पूरे गाज़ा शहर की बिल्डिंगों को इज़राइल ने अपने मिसाइल्स अटैक में, ड्रोन्स अटैक्स में बिल्कुल ज़मींदोज़ कर दिया है। अब बिल्डिंगें बहुत कम हैं, इक्का दुक्का वहाँ खड़ी हैं, बाकी रबल है केवल। चारों तरफ बिल्डिंग के खंडहर टूटकर गिरे हुए हैं और लोग अपने घरों को छोड़कर शेल्टर्स में टेंट ले रहे हैं। ऐसी स्थिति में गाज़ा को लेकर पूरी दुनिया परेशान है कि किस तरह से उसमें शांति लाई जाए। और आप जिस तरह से अवगत होंगे कि अभी 29 तारीख को अमेरिका ने एक पीस प्लान तैयार किया है। प्रेसिडेंट ट्रंप और इज़राइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने मिलकर एक समझौता तैयार किया है, जिसको ट्रंप्स 20 पॉइंट प्लान कहा जा रहा है। 20 पॉइंट पीस प्लान, ये 20 बिंदुओं का शांति का समझौता है ट्रंप का। ये ऐसा अजीबोगरीब समझौता है कि इसको ट्रंप ने इजराइल की सहायता से, या ट्रंप और इजराइल ने मिलकर तैयार किया है। इसमें हमास से कुछ नहीं पूछा गया है और समझौता डिक्लेयर कर दिया गया है। कतर के मेडिएशन में, कतर के माध्यम से ये 20 पॉइंट का समझौता हमास को उपलब्ध कराया गया है। जहां एक और इजराइल ने समझौते को वही मान लिया, वाइट हाउस में ही थे नेतन्याहू जब ये शांत समझौता जारी किया गया और वहाँ उन्होंने स्वीकार कर लिया। लेकिन हमास से ये कहा गया है, प्रेसिडेंट ट्रंप ने हमास से कहा है कि हमास इसको 3-4 दिन में स्वीकार करे। अगर स्वीकार करता है तो ठीक है, सारी शर्तें माने, हम पीस वहाँ लाएंगे, विकास करेंगे। और अगर हमास इन बातों को नहीं मानता है तो फिर अमेरिका इजराइल का पूरा साथ देगा हमास के विरुद्ध युद्ध में। मतलब इजराइल फिर हमास पर युद्ध थोपने के लिए, फिर से पुनः करने के लिए स्वतंत्र होगा और अमेरिका उसमें पूरी हिस्सेदारी निभाएगा। ये बैकग्राउंड मोटे मोटे तौर पे इस 20 पॉइंट पीस प्लान का है। एक ऐसा पीस प्लान है जिसमें हमास और इजराइल पार्टी हैं और हमास से इसको तैयार करते इसमें कुछ पूछा ही नहीं गया है। उसे 3-4 दिन का वक्त दिया गया है, तुम इसको मान लो, तुम इसको मान लो। ये है मोटा मोटा समझौता। हम लोग चर्चा ये करेंगे कि ये जो समझौता है, देखा जाए तो ये प्रो इजराइल है, क्योंकि इजराइल के प्रधानमंत्री इसे बनाते समय वहाँ मौजूद थे। और ये एंटी हमास है। एंटी हमास इस तरह से की है कि एक बहुत बड़ी शर्त है इसमें हमास के लिए कि हमास अपने को डिसआर्म करेगा, अपने हथियार डाल देगा, अपने हथियार छोड़ देगा, सरेंडर कर देगा। और उसका गज़ा के एडमिनिस्ट्रेशन में कोई रोल नहीं रहेगा। गज़ा के एडमिनिस्ट्रेशन में रोल को लेकर के हमास ने पहले भी कहा है कि हमें गज़ा के एडमिनिस्ट्रेशन में रोल की आवश्यकता नहीं है, लेकिन हम अपने हथियार नहीं डालेंगे। तो ये एक बिंदु है जो ऐसा प्रतीत हो रहा है कि हमास ने कभी नहीं माना और अब हमास से कहा जा रहा है कि आपको इसे मानना पड़ेगा। इसमें एक ये बिंदु है। दूसरा, जो अरब के मुस्लिम देश हैं वो इजराइल से भी डरे रहते हैं, घबराए हुए हैं। और अभी दोहा में जो इजराइल ने अटैक कर दिया है उससे भी बड़ी
बड़ा बड़ा तनाव है अरब देशों में। अरब देश ये चाहते हैं कि किसी तरह से इस समस्या का समाधान निकल जाए। वो पैलेस्टाइन की समस्या से ऐसा लगता है कि जैसे ऊब गए हों, वो चाहते हैं बस कोई समाधान निकल जाए। तो ऐसे में अरब देशों का बड़ा दबाव है, और जैसे 29 तारीख की शाम को ये समझौता आया, वैसे ही इजिप्ट, सऊदी अरेबिया, कतर और टर्की जैसे देशों ने इस समझौते का स्वागत किया। यूएई, इन सब ने इनका स्वागत किया और ये उम्मीद जताई कि हमास इनको स्वीकार कर ले। इस तरह से देखा जाए तो हमास पर एक बहुत बड़ा दबाव है। एक दबाव तो अमेरिका की धमकी का है कि इसे आपको मानना पड़ेगा 3-4 दिन में। दूसरा दबाव मुस्लिम देशों का है। मुस्लिम देश खुद जो पैलेस्टाइन का साथ देने की बात कहते हैं, वो खुद कह रहे हैं कि ये बहुत अच्छा समझौता है, हमास को इसे मान लेना चाहिए। तो हम दोस्तों इस बात पर ये चर्चा करेंगे कि जो 20 पॉइंट के प्लान हैं, इनमें कुछ क्या नया भी है। देखा जाए तो इसमें बहुत कुछ नया नहीं है। जो पिछले 2 सालों से नेगोशिएशन चल रहे हैं, उसी के बिंदुओं को इसमें घुमा फिरा के रखा गया है। और हमास से उम्मीद की गई हमास इसका अपना जवाब देगा। अभी तक के हिसाब से हमास ने अभी इसका कोई ऑफिशियली जवाब नहीं दिया है, कोई ऑफिशियल रिस्पांस अभी हमास ने नहीं दिया है। और ये हम लोग ये देखते हैं कि अगर इस समझौते को लागू किया जाता है तो क्या होगा। हमास इसे क्यों नहीं स्वीकार करेगा, या इजराइल इसे क्यों नहीं स्वीकार करेगा, या स्वीकार करेगा। हालांकि प्राइम मिनिस्टर ने कहा है कि ये हमें स्वीकार है। नेतन्याहू जो इजराइल के प्रधानमंत्री, उन्होंने अमेरिका में व्हाइट हाउस में जब थे तो उन्होंने कहा कि हम समझौता में पूरी तरह स्वीकार है, ये इजराइल के फेवर में है, इजराइल के वार एम्स को फुलफ़िल करता है और हम इसे हमारी स्वीकारोक्त है। लेकिन बाद में जब वो आ गए हैं इजराइल, तो उन्होंने इसमें कुछ रिजर्वेशंस भी अपनी दी हैं। दोस्तों इसमें जो अपने समझौते को समझने का प्रयास करते हैं कि कहाँ दिक्कतें आ सकती हैं, क्योंकि ऐसे समझौते पहले भी कई बार हुए हैं। और चूँकि डोनाल्ड ट्रंप को नोबेल प्राइज़ चाहिए, तो वो चाहते हैं कि समझौता जल्द से जल्द हो जाए, जिससे कि वो नोबेल प्राइज़ उन्हें मिल जाए। और अगर ये समझौता ट्रंप साहब लागू करा देते हैं और शांति हो जाती है, तो ठीक है, फिर ट्रंप को नोबेल प्राइज़ मिलनी चाहिए, नोबेल पीस प्राइज़ मिलनी चाहिए, इसमें कोई किसी को आपत्ति नहीं है। इसमें दोस्तों जो बात रखी गई है कि इमीडिएट सीज़ फायर होगा। जब दोनों पार्टी इजराइल और हमास अपनी राय दे देते हैं, वो समझौते पर सहमत हैं, तो इमीडिएट सीज़ फायर होगा। न हमास कोई अटैक करेगा इजराइल पर, न इजराइल कोई अटैक करेगा हमास के ऊपर। इसके बाद जो दूसरी शर्त है, जो थोड़ी पेचीदी है हमास के लिए, जिस पर हमास हो सकता है कि सहमत ना हो, मेरा अंदेशा है कि हमास इस पर सहमत नहीं होगा, वह है कि हमास को डिसआर्म करना है। शर्त में यह है कि हमास अपने सारे हथियारों को डाल देगा और पैलेस्टाइन या गाज़ा के एडमिनिस्ट्रेशन में अब उसका इसके बाद कोई रोल नहीं रहेगा। मतलब कि वो, हालांकि हमास ये पहले से कह चुका है कि हमें पैलेस्टाइन के, गाज़ा के एडमिनिस्ट्रेशन में कोई रोल नहीं चाहिए, लेकिन डिसआर्मामेंट जो है वो नहीं करेगा, अपने हथियार नहीं डालेगा। तो ये एक बड़ा बिंदु है। क्या हमास इसके लिए तैयार हो जाएगा? अगर हमास अपने हथियार डाल देता है और गाज़ा के एडमिनिस्ट्रेशन में किसी तरह का रोल लेने से मना कर देता है, तो इसका अर्थ है कि हमास अपने अस्तित्व को समाप्त करने के लिए तैयार है, वो अपना अस्तित्व समाप्त कर दे रहा है। तीसरी चीज़ समझौते ये भी ये कही गई है कि जिस दौरान ये सब होता रहेगा, उसमें गाज़ा में लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन रखने के लिए, प्रशासन चलाए रखने के लिए एक इंटरनेशनल स्टेबलाइजेशन फोर्स रखी जाएगी, जो हमास के चले जाने के बाद गाज़ा का डे टू डे का एडमिनिस्ट्रेशन देखेगा और एक पैलेस्टाइन स्टेट की मिलने की दिशा में आगे काम करेगा। हमास इसको लेकर भी रिजर्व रहेगा। क्या ऐसा नहीं हो जाएगा कि जो इंटरनेशनल स्टेबलाइजेशन फोर्स है जिसकी कल्पना की जा रही है, वो खुद इजराइल के फेवर में हो जाएगी? इस बात का डर हर पैलेस्टीनियन को है कि जो भी ऐसी इंटरनेशनल स्टेबलाइजेशन फोर्स बनेगी,
वह पूरी संभावना है कि वो गाज़न का साथ नहीं देगी और वो इजरायली फोर्सेस का साथ देगी। एक और शर्त है दोस्तों कि इसमें जब इजराइल इसको स्वीकार कर लेता है समझौते को, तो उसके 72 घंटे के अंदर हमास को सारे हॉस्टेजेस को रिलीज़ करना होगा। ऐसा माना जा रहा है कि करीब करीब 48 हॉस्टेज अभी गाज़न्स के पास हैं, हमास के पास हैं, जिसमें से 20 तो अभी जीवित हैं और शेष की ये आशंका जताई जा रही है कि उनकी मृत्यु हो चुकी है, उनकी बॉडीज़ हमास के पास हैं। तो शर्त यह है कि समझौता लागू होने के 72 घंटे के अंदर ही हमास सारे के सारे हॉस्टेजेस को रिलीज़ कर देगा, जीवित और मृत दोनों को। इसके बाद फेज्ड मैनर में इजराइल अपने यहाँ के बंधकों को रिलीज़ करेगा हमास के लिए। मतलब उसमें कुछ ऐसे हैं कि करीब 250 ऐसे बंधक हैं इजराइल के पास, ऐसे पैलेस्टीनियन जिनके ऊपर कोई न कोई आरोप है, उनको रिलीज़ किया जाएगा। और करीब 1700 ऐसे गाजा से लोगों को पकड़ लिया था इजराइल ने अपनी लड़ाई शुरू करने के बाद, जो गाज़न्स हमास के लोग इजराइल के कब्जे में हैं, इजराइल के बंधक बने हुए इस समय। तो हज़रत इजराइल उन 1700 लोगों को रिलीज़ करेगा और 250 इन कल्पिट्स को जो कहता है वो उनको रिलीज़ करेगा, और ये फेज मैनर में होगा। साथ ही हर मृत इजरायली बंधक के लिए जो गाज़ा से हमास रिलीज़ करेगा, हर मृत बंधक के लिए इजराइल अपने यहाँ से 15 मृत बंधकों को रिलीज़ करेगा। ये शर्त रखी गई है। तो इसमें भी एक बड़ी समस्या है इनके सामने, बड़ी समस्या है हमास के सामने कि अगर ये बंधकों को रिलीज़ कर देता है तो हमास क्या करेगा। जो बंधक हमास के पास हैं वो हमास की सबसे बड़ी बार्गेनिंग पावर है। ये अच्छा हो या बुरा हो, अच्छे बुरे का सवाल नहीं है, सवाल मिलिट्री टैक्टिक्स का है। अगर हमास अपने बंधकों को रिलीज़ कर देता है तो हमास की बार्गेनिंग पावर ख़त्म हो जाती है। फिर हमास इजराइल से क्या बार्गेन करेगा, और फिर इजराइल अगर हमास की कोई बात नहीं मानता है, अमेरिका की कोई शर्तें नहीं मानता है, तो हमास क्या कर लेगा। इसलिए मुझे इस पर भी डाउट है कि हमास ये कहेगा कि हमास को, आप समझिए, हमास को अपने हॉस्टेजेस को पहले रिलीज़ करना है। हमास जब हॉस्टेजेस को रिलीज़ कर देगा फिर इजराइल रिलीज़ करेगा। तो ये बिल्कुल हमास के एंटाई है ये सिचुएशन, और प्रो इजराइल है। तो हमास ये कहेगा कि मुझे यहाँ तक लगता है कि हमास ये कहेगा कि फेज्ड मैनर में इनको रिलीज़ किया जाएगा हॉस्टेजेस को। कुछ हमास रिलीज़ करे, फिर कुछ इजराइल रिलीज़ करे, फिर हमास रिलीज़ करे, फिर इजराइल रिलीज़ करे। ये संभावना है, और ये अमेरिका या इजराइल मानने को तैयार नहीं होंगे। तो इसलिए ये संभावना कम है कि ये समझौता पूरी तरह से मान लिया जाएगा। दूसरी चीज़ दोस्तों कि इजराइल का जो विड्रॉल होगा, इजराइल गाज़ा के चारों ओर अपनी मिलिट्री की सिक्योरिटी रखेगा, और इजराइल का विड्रॉल मिलिट्री का फेज्ड मैनर में होगा। अब ये भी एक पॉइंट ऑफ कंटेंशन है कि फेज मैनर में होगा, ये फेजेस कौन डिसाइड करेगा, क्योंकि ट्रंप साहब के जो 20 पॉइंट्स हैं, इन पॉइंट्स में कहीं भी डिटेल्स नहीं दी गई हैं। पॉइंट्स बनाए गए हैं, डिटेल्स नहीं दी गई हैं कि कोई काम कैसे किया जाएगा, उनके लिए कौन जिम्मेदार होगा। तो सिर्फ एक इन्यूमरेशन ऑफ पॉइंट्स है जिसको कि हमास को एक्सेप्ट कर लेना है। लेकिन जैसे यही पॉइंट है, हॉस्टेजेस की रिलीज़ कैसे होगी, फेज मैनर में इजराइल बाहर आएगा तो कैसे आएगा, उसको सुपरवाइज कौन करेगा, इसका कोई उल्लेख नहीं है। इसके बाद दूसरी एक चीज़ है जो कि ह्यूमैनिटेरियनिज्म से जुड़ी है, मानवतावाद से जुड़ी है, मानवता से जुड़ी है। वो यह है कि ट्रंप साहब की पीस प्लान में कहा गया है कि जब पूरा एग्रीमेंट हो जाएगा तो एग्रीमेंट होने के बाद हम गज़ा को फुल एड देना शुरू कर देंगे, फुल एड देना शुरू कर देंगे। इसका मतलब कि आप ये कहना चाहते हैं कि हम एड नहीं देंगे, लोग मरते रहें तो भी हम एड नहीं देंगे अगर हमारा एग्रीमेंट नहीं करता है। तो ये तो बिल्कुल इजराइल के पक्ष में बात करने जैसा हो गया। ये समझौता अमेरिका नहीं कर रहा, इजराइल कह रहा है। इजराइल जैसे कि इजराइल ने टाइप किया हो और अमेरिका के राष्ट्रपति ने साइन कर दिया हो, इस तरह का कुछ है। तो ये थोड़ा सा विवादित और थोड़ा सा हास्यास्पद है। और देखिए, जैसा कि
जेफरी सैक्स ने कहा, प्रोफेसर सैक्स ने कहा, बार बार कहा है कि इजराइल पर भरोसा नहीं किया जा सकता। इजराइल पर भी, नॉट ऑन द पीपल ऑफ इजराइल वांट दिस वॉर टू एंड, लेकिन बेंयामिन नेतन्याहू ये नहीं चाहते कि युद्ध खत्म हो, और बेंयामिन नेतन्याहू पे किसी तरह का भरोसा नहीं किया जा सकता। ये प्रोफेसर जेफरी सैक्स का कहना है, और उन्होंने इसको डिटेल में एक्सप्लेन किया है। जब पहली बार 1996 में नेतन्याहू प्रधानमंत्री बने, तब से लेकर आज तक नेतन्याहू का ये एक स्ट्रेटजी रही है, पॉलिटिकल मिलिट्री स्ट्रेटजी रही है कि वो पैलेस्टाइन और इजराइल की लड़ाई को अमेरिका और पैलेस्टाइन की लड़ाई में कन्वर्ट कर दें, और वही हो रहा है। आप देखें कि पिछले 30 सालों से हर अमेरिकी राष्ट्रपति इजराइल का साथ देता है, जबकि पीपल ऑफ इजराइल डू नॉट वांट दिस वॉर, एंड इवन द पीपल ऑफ अमेरिका, द कॉमन मैन इन अमेरिका, द मेजॉरिटी इन अमेरिका डज नॉट वांट दिस वॉर। इसके बावजूद ये वार चल रहा है कि गवर्नमेंट्स वांट इट, द स्टेट्स वांट इट। तो इसलिए इसके हमास इन चीज़ों को समझता है, और ऐसा डाउट मुझे लग रहा है कि 100% हमास इसको स्वीकार कर ले, इसकी संभावना बहुत कम है। इसके बाद दोस्तों दूसरी चीज़ है कि पैलेस्टीनियन स्टेटहुड को पूरी तरह से स्वीकार नहीं किया गया है। पैलेस्टीनियन स्टेटहुड को एक संकेत दिया गया है कि पैलेस्टीनियन स्टेटहुड दे दी जाएगी तब जब जो ये पॉलिटिकल अथॉरिटी बनाई जाएगी टेक्नोक्रेट्स की और गैर राजनीतिक लोगों की, एपॉलिटिकल लोगों की जो टेक्नोक्रेटिक कमेटी होगी, वो जो रूल करेगी, वह ऐसे हालात तैयार करेगी कि पैलेस्टीनियन स्टेटहुड को स्वीकार किया जाए। इसका मतलब कि पैलेस्टाइन के लोगों को आज भी ये गारंटी नहीं है, जबकि यूनाइटेड नेशंस के 3/4 से ज़्यादा देशों ने कह दिया है कि पैलेस्टाइन को एक स्टेट के रूप में स्वीकार किया जाए। इसके बाद भी कोई गारंटी नहीं होगी कि पैलेस्टाइन को स्टेटहुड दी जाए। तो ये तो एक तरह से धोखा है, एक ट्रेचरी है पैलेस्टाइन के साथ। कभी हम लोग फिर इस पर बात करेंगे कि पैलेस्टाइन की ये नौबत क्यों आई, इसके लिए यूरोप इसमें कितना जिम्मेदार है, अमेरिका इसमें कितना जिम्मेदार है, खुद ब्रिटेन इसमें कितना जिम्मेदार है, पैलेस्टाइन और इजराइल के बीच में जो झगड़ा है, आज की स्थिति है। तो इस पर हम लोग बाद में चर्चा करेंगे, क्योंकि पैलेस्टाइन और इजराइल का झगड़ा वैसे ही है जैसे पाकिस्तान और भारत का झगड़ा है। ब्रिटेन ने पैलेस्टाइन और इजराइल को भी उसी हालात में छोड़कर चला गया था जिस हालात में उसने पाकिस्तान और इंडिया को छोड़कर, ब्रिटेन छोड़कर चला गया था, और यहाँ बंटवारे के मार काट हो गई, जिसमें इंग्लैंड ने कोई एडमिनिस्ट्रेटिव हस्तक्षेप नहीं किया, कोई तैयारी नहीं की कि जब भारत और पाकिस्तान का बंटवारा किया जाएगा तो लोग कैसे आना जाना करेंगे, क्या हालात होंगे। उसने भारत के ऊपर छोड़ दिया कि भारत जाने पाकिस्तान जाने कैसे होगा। तो ऐसे ही हालात वहाँ भी हैं। इसके लिए यूरोप, मैं समझता हूँ कि मेरा पूरी तरह से मानना है कि पैलेस्टाइन के हालात के लिए, इजराइल के हालात के लिए यूरोप और अमेरिका पूरी तरह से जिम्मेदार हैं, और आज भी कहीं न कहीं यूरोप और अमेरिका इजराइल का ही साथ देते हैं। तो दोस्तों ये अब देखिए कि समझौते का क्या होता है। प्लस ये भी है कि इसके साथ ही पैलेस्टाइन की जो पार्लियामेंट है, उससे पैलेस्टाइन को इजराइल के जो पार्लियामेंट है, इजराइल के पार्लियामेंट को इस प्लान को अप्रूव करना होगा। अप्रूव करने में जो राइट विंग के लोग हैं इजराइल की राजनीति में, वो इसको स्वीकार करते हैं कि नहीं, ये बड़ा एक टेढ़ा प्रश्न है, क्योंकि राइट विंग्स के सपोर्ट से ही नेतन्याहू की सरकार टिकी हुई है इजराइल में, और नेतन्याहू कितना इसको संभाल पाते हैं ये आने वाला वक्त बताएगा, जब पार्लियामेंट से वो अपनी पार्लियामेंट से इसको अप्रूव करवाने जाएंगे। तो देखते हैं दोस्तों आगे क्या होता है। जैसे जैसे हालात बदलते हैं, जैसे जैसे नए इसमें इनपुट्स आते हैं, हम लोग फिर से इसमें बात करेंगे। वीडियो पसंद है तो इसे लाइक और शेयर करिए और सब्सक्राइब करिए। धन्यवाद, थैंक यू।